जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक क्लासेस पे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग को कल बताए गए थे प्रीवियस वीडियो में कि ग्रुप डी का जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं ग्रुप डी वाले, तो वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ए टू जेड लेके आप लोग के सामने आ गए हैं। 17 अगस्त जो पूछे गए थे 2022, हाँ 17 अगस्त 2022 फर्स्ट शिफ्ट का ऑल मैथ क्वेश्चन जो पूछे गए थे ए टू जेड, बिल्कुल बेसिक से आप लोग को बताया जाएगा। तो इसलिए आप लोग सेशन से जुड़ जाइए। यदि आप लोग जुड़ गए हैं तो शेयर जरूर कर दीजिएगा कि जो न्यू बच्चे ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं उसको पता लग जाए कि टीसीएस का सिलेबस क्या है और किस तरह पैटर्न आ सकता है। ठीक है, तो सेशन पसंद आ जाएगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली PYQ क्वेश्चंस के लिए। ग्रुप डी का आज से शुरू है और जितने भी वैकेंसी जैसे ALP और टेक का है वो सब का भी प्रीवियस ईयर से चालू किया जाएगा। तो चलते हैं बिना कुछ लेट किए डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, आज का पहला नंबर क्वेश्चन है ग्रुप डी में 17 अगस्त 2022। आप देख सकते हैं पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो आप लोग जल्दी फटाफट कीजिएगा। और हाँ, एक बात, यदि आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा तो मतलब कितना क्वेश्चन सही हुए, 25 में कितना आप लोग का राइट हुआ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इससे क्या होता है कि आप लोग का तैयारी जो है वो पता लग जाता है। ठीक है, कि तैयारी आप लोग का किस लेवल का है। ठीक, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। यदि एक घन के एक फलक का परिमाप 24 सेंटीमीटर दिया गया है तो उसका आयतन क्या है। एक घन है, घन को मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ डिजाइन। ये घन है, इसका परिमाप जो दिया गया है मेरे दोस्त 24 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, 24 सेंटीमीटर दिया गया है तो घन का परिमाप क्या हो जाता है 4a। 4a दिया गया है आपके पास 24, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि घन की भुजा मेरे पास आ गया 6 सेंटीमीटर। जब घन की भुजा 6 सेंटीमीटर आ गया तो घन का आयतन पूछा जा रहा है, तो घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन एक क्यू हो जाता है ना। तो ए यानी भुजा है तो भुजा का क्यू हो जाएगा, यानी 216 सेंटीमीटर क्यू इसका आयतन हो जाएगा। समझ गए, 216 सेंटीमीटर क्यू। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। आज का दूसरा नंबर प्रश्न, श्रीनिवास एक ऐसी लड़की से विवाह करता है जो उससे 4 वर्ष छोटी है। 5 वर्ष बाद उसकी औसत आयु 33 वर्ष होगी। लड़की की वर्तमान आयु क्या है। आप लोग क्वेश्चंस को एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा, इसके बाद भी कोई क्वेश्चन का हल करने के प्रोसेस में चले जाइएगा। ठीक है, तो बोला जा रहा है 5 साल पहले, ये लाइंस को हम इग्नोर करता हूँ, सेकंड लाइन पकड़ते हैं। 5 वर्ष बाद उसकी औसत आयु 33 वर्ष है। क्या मैं बोल सकता हूँ कि 5 वर्ष बाद उसका आयु का जो योग होगा 66 साल होगा। अरे भाई, दो आदमी का 33 वर्ष औसत उम्र है ना, तो जितना आदमी का औसत उम्र होता है तो उतना आदमी से गुना करने के बाद टोटल योग निकल जाएगा एज का। तो हम बोल सकते हैं कि 5 साल बाद जो है श्रीनिवास और लड़की जो कपल दोनों है उसका एज का योग 5 साल। ठीक है, 66 साल हो जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसका वर्तमान आयु का योग क्या होगा, तो 5 साल बाद इसका 66 वर्ष पूरा, तो 5 साल पहले क्या होना चाहिए, तो यानी 5 साल श्रीनिवास का जाएगा और 5 साल वो महिला लड़की की जाएगी, यानी 10 साल अंतर होगा वर्तमान में, क्योंकि 5 साल बाद इसका आयु दिया गया था। तो 10 अंतर कर देंगे तो आ जाएगा 56 इसका वर्तमान आयु। ठीक है, अब क्वेश्चन बोला जा रहा है श्रीनिवास एक ऐसी लड़की से विवाह करता है जिससे 4 वर्ष छोटी है। 4 वर्ष इसको हम यदि छोटा कर देते हैं तो टोटल 52 उम्र आ गया। तो यहाँ से श्रीनिवास और जो गर्ल है लड़की, ये दोनों को मैं यहाँ से लिखता हूँ। ठीक है, तो 52 दोनों का हाफ हाफ कर दीजिएगा, यानी 26 26 उम्र योग। लेकिन एगो 4 वर्ष बड़ा है, कौन बड़ा है, श्रीनिवास 4 वर्ष बड़ा है। तो यहाँ से आपका 30 और यहाँ से 26 आ गया। तो क्या पूछा जा रहा है, लड़की का वर्तमान आयु क्या है। लड़की का वर्तमान आयु आपका 26 साल है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत। ठीक है, 5 साल बाद उम्र क्या था, 5 साल बाद इसका आयु का योग हम यहाँ पे लिख लिए गुना करके। इसके बाद वर्तमान आयु यानी कि 5 साल बाद दोनों, अरे भाई दोनों का आयु 10 साल बाद होगा। 5 साल इसका और 5 साल उसका, तो 10 साल माइनस हम कर दिए, 56 आ गया। और एगो 4 वर्ष एक से अधिक है तो माइनस करके दोनों को बराबर करके एक में 4 ऐड कर देना, सिंपल। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न देखिएगा, 1 वर्ष पहले साकेत और तिलक की आयु का अनुपात 5:6 है। ठीक है, 1 वर्ष पहले, और 4 वर्ष बाद ये अनुपात 6:7 हो जाएगा। तो साकेत का वर्तमान उम्र क्या है, तो ये साकेत हम लिख लेते हैं, ये तिलक लिखते हैं। इसका वर्तमान आयु का योग 1 साल पहले क्या था, ये था, इसको 1 ईयर्स पहले हम लिख देते हैं। ठीक है, और इसका 4 साल बाद जो इसका अनुपात होगा वो 6:7 में होगा। ये बात मानते हैं आप।
ये कब होगा? 4 ईयर्स बाद होगा। ठीक है। यदि पहले और बाद आए दोनों को ऐड कर देना है एज को। ठीक है। यदि यहाँ पहले और यहाँ भी पहले आता तो माइनस को कर देते। अब हमको अंतर बराबर करना है। क्या ये अंतर, पहले देखें क्या ये अंतर बराबर है? ये अंतर इसको बराबर करना पड़ेगा। तो हम अंतर देख लेते हैं, इसका अंतर सेम, अंतर सेम है ना, यानी अंतर सेम है। जितना इसका अंतर आएगा एक का वैल्यू 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। एक का वैल्यू 5 के बराबर हो गया। तो क्या पूछा जा रहा है? साकेत का वर्तमान आयु क्या है? ये है मेरा साकेत का वर्तमान आयु। 1 साल पहले इसका रेशियो 5 का था, तो बोल सकते हैं 5 हो गया, एक का वैल्यू 5 यानी 25 साल। ये 25 साल कब हुआ? 1 वर्ष पहले 25 साल हुआ। अब वर्तमान आयु का बात कर दे तो यानी 1 वर्ष इसमें जोड़ना पड़ेगा। 1 वर्ष जोड़ दीजिएगा यानी 26 ईयर्स इसका एज निकल के आ जाएगा आपका। किसका? साकेत जी का। समझ गए? अंतर बराबर करना था। अंतर यदि बराबर नहीं होता तो ये दोनों से कुछ संख्याओं से ऐसा गुणा करते कि अंतर मेरा बराबर आ जाता। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलें। ठीक है। एक बात याद रखिएगा मेरे दोस्त, 25 क्वेश्चंस आपका ग्रुप डी में पूछा जा रहा है। 25 क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा जाता है, जिसमें से कि आपका 15 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन ऐसा होता है कि ये मॉडरेट होते हैं। जो ये हर एक स्टूडेंट जो थोड़ा मोड़ा मेहनत करते हैं वो हर एक स्टूडेंट से बन जाते हैं। और इसमें से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका लेवल मेरे दोस्त थोड़ा अप होता है। ठीक है। तो आपको मैथ का तैयारी ग्रुप डी के लिए अभी से इसमें लगना होगा, तब जाके कहीं ना कहीं मैथ में आपका अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ कर पाइएगा, 25 में 25 नंबर आप उठा पाइएगा। ठीक है। समझ गए? चलते हैं प्रश्न की ओर। 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलें। 36 सेंटीमीटर को हमको किस में बदलना है? किलोमीटर में बदलना है। ठीक है। तो क्या 36 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो यानी 36 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर जो होता है 10 पे पावर -2 जो हो जाएगा ये मीटर में आ जाएगा। ठीक है। यदि आपको पावर यहाँ से उड़ाना है, ये सेंटीमीटर है ना, सी है ना, सिंबल संकेत है ना, यदि आपको सेंटीमीटर का हटाना है तो इसमें गुना करना होगा जो उसका पावर दिया है, तो ये आपका मीटर में आ जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 36/100 ये मीटर। ठीक है। अब हमको किलोमीटर में बदलना हो तो हम जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। यदि आपको वो मतलब वो जो संकेत दिया गया था, वो जो आपका ये सेंटीमीटर में दिया गया था ना, तो ये मीटर में है, यहाँ हमको किलोमीटर में बदलना है। यदि हमको प्रेजेंट यहाँ ये करना है तो हमको 1000 से भाग देना होगा। समझ गए? मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए आप 1000 से ही तो भाग देते हैं ना। तो इसमें भाग देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 36/10 पे पावर 3 और 2 5। ठीक है। तो वो मेरा उत्तर होगा जो 5 अंक के बाद दशमलव। तो 5 अंक के बाद दशमलव 4 है, ये नहीं होगा। 3 2 5 हो जाएगा। 36 है लेकिन 63 ये भी नहीं होगा। 36 यहाँ है लेकिन ये 3 और 3 6 ये भी नहीं होगा। उत्तर आपका बचा 1। ठीक है। पहले सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए, फिर आपको किलोमीटर में बदलना है। समझ गए? ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5वां नंबर सवाल आज का। क्रम में व्यवस्थित 11 संख्याओं का औसत 41 दिया गया है। पहली 5 संख्याओं का औसत 18 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत आपके पास 64 है। तो छठी संख्या क्या होगी हमको बताना है। टोटल 11 संख्याएं हैं। ठीक है। इसमें से पहली 5 संख्याएं को दिया गया है औसत और लास्ट 5 संख्याओं का दिया गया है औसत, यानी 10 संख्याओं का आपका औसत है। हम बोल सकते हैं कि टोटल 11 है। यदि ये दोनों को माइनस कर दें तो मेरा एक संख्या का निकल जाएगा। ठीक है। तो 11 संख्याओं का औसत 41 है। तो क्या मैं ये बता सकता हूँ कि 11 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? तो हाँ, औसत में संख्या से गुना कर दीजिए, आपका योग निकल जाएगा 11 संख्या। इसका योग कितना निकलेगा? तो 451। क्या ये निकल जाएगा मेरा? 451। ठीक है। 11 संख्याओं का योग 451 है। ठीक। अब 5 संख्याओं का औसत बोला गया। पहली 5 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है? 18। क्या मैं बोल सकता हूँ कि पहली 5 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? 90। ठीक है। और अगली 5 संख्याओं का औसत 64 दिया गया है। क्या मैं बोल सकता हूँ अगली संख्याओं का क्या हो जाएगा आपका योग? तो यहाँ से डायरेक्ट इसको गुना कीजिए। तो 64 से डायरेक्ट गुना ना करके पहले 60 से कीजिए, 56 30 यानी 320 आ जाएगा। 5 चौक 20। ठीक है। 320 हो जाएगा। तो ये दोनों हमको ऐड करना था तो ये दोनों ऐड कर देते हैं। 0 1 हो गया 400
10, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 10 संख्याओं का जो योग हो जाएगा मेरे भाई 410 हो जाएगा। लेकिन यहाँ टोटल 11 संख्याओं का योग जो दिया गया है आपके पास, टोटल 11 संख्याएं का 451 दिया गया है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि टोटल में से 11 संख्याओं में से हम 10 संख्याओं को माइनस करते हैं तो मेरा जो छठा संख्या बीच वाले जो संख्या है वो मेरा छठा संख्या निकल के आ गया 41। 41 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए। यदि ये डाटा थोड़ा सा और ज़्यादा रहता, डाटा यदि कैलकुलेशन करने में दिक्कत होता तो इसमें ट्रिक्स अप्लाई करते, लेकिन हमको नहीं लगता कि ट्रिक्स अप्लाई इसमें करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली है गुणनफल करके इकाई अंक से भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है। समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक्स और वाई सोने और प्लेटिनम के दो मिश्र धातु हैं। ठीक है, दो मिश्र धातु हैं। ठीक है, जिन्हें क्रमशः 5:2 और 5:7 के अनुपात में धातुओं को मिलाकर बनाया गया है। यदि हम मिश्र धातुओं की समान मात्रा में पिघलाकर तीसरी मिश्र धातु जेड बनाते हैं तो जेड में सोने की मात्रा और प्लेटिनम की मात्रा क्या होगा अनुपात में, ये आपको बताना होगा। ठीक है, ग्रुप डी में ऐसे पूछा जाता है मेरे भाई क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। पहले एक्स में देख लेते हैं हम, सोने कितना है एक्स में। तो अनुपात दिया गया है 5:2 का और 5:7 का। तो सोना जो होगा मेरा भाई तो ये 5 होगा। पहले में सोना सोना और प्लेटिनम का अनुपात है ना, सोना इसमें एक्स में 5 और वाई में सोना 5। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसमें सोने का अनुपात जो हो जाएगा 5/7 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें प्लेटिनम का अनुपात क्या हो जाएगा 5/12। ठीक है, ये सोना का दिया गया है, ये प्लेटिनम का दिया गया है। क्या मैं बोल सकता हूँ कि टोटल 7 भाग में 5 भाग आपका सोना है, टोटल 12 भाग में 7 5 12, 12 भाग में 5 भाग आपका क्या है प्लेटिनम। ठीक है, इसी तरह वाई को देख लेता हूँ, पहले इसका हम कर लेते हैं टोटल, इसमें कितना मिलाने के बाद आ गया मेरा। तो आप यहाँ बोल सकते हैं ऊपर ऊपर गुना करके 8 कर दीजिए, 12×5 = 60 हो गया, 7×5 = 35 हो गया, यानी हम बोल सकते हैं 95/84। ठीक है, पहली एक्स का मेरा वैल्यू निकल गया। अब वाई में चलते हैं, वाई में सोने की मात्रा कितनी है तो आप 2/7। ठीक है, जब 5:2 था तो दोनों मिलाकर टोटल 7 ही तो है, 5 सोना 2 प्लेटिनम। ठीक है ना, तो ये 2/7 आ गया। इसी तरह यहाँ 7/12 आ जाएगा। ठीक है, तो वाई वैल्यू में कितना चला गया, कॉर्नर को कीजिएगा 24, ये 49 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 73/84। टोटल टोटल खत्म हो गया। तो हम यहाँ से सोना सोना और प्लेटिनम का हम निकाल सकते हैं, कितना होगा 95:73। यही आपका रेशियो। ठीक है, 95:73 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए। ठीक है, सोना और प्लेटिनम को पहले एक्स का वैल्यू अलग अलग करके इसमें कुल मिश्रण करके निकालना होगा, फिर आपका वाई को उसी तरह करना होगा, फिर आंसर आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसको एलिगेशन से भी हम बना सकते हैं, लेकिन एलिगेशन थोड़ा सा समझने योग्य होनी चाहिए, मतलब एलिगेशन थोड़ा आपको ट्रिकी है, तो न्यू बच्चे जो भी हैं उसको थोड़ा सा परेशानी होगा, तो आप इस मेथड पे जा सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल मेथड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20 महिलाएं एक कार्य को 15 दिन में कर सकती है। समझ गए, 20 महिलाएं एक काम को 15 दिनों में कर सकती है। ठीक है, और 16 पुरुष उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। तो पुरुष का कार्य दक्षता और एक महिला की कार्य दक्षता यानी क्षमता जो उसका होगा, एक पुरुष कितना एक दिन में करेंगे और महिलाएं एक दिन में कितना करेंगे, ये आपको क्षमता निकालना है। तो 20 महिलाएं किसी काम को 15 दिन में, 16 महिलाएं किसी काम को 15 दिन में, डे तो सेम लग रहा है, डे को पहले आप उड़ा दीजिए, यदि डे से शेर है डे को आप उड़ा दीजिए। तो मैं क्या बता सकता हूँ कि 20 मैन जो होगा, सॉरी 20 वोमेन है ना, महिला है ना, 20 वोमेन जो होगा 16 मैन के बराबर काम होगा, क्योंकि डे सेम लग रहा है, ये आप मानते हैं बात। तो यहाँ से मैन और वुमेन का रेशियो क्या हो जाएगा कार्य क्षमता का, तो ये 16 आपका इधर चले जाएगा और 20 बराबर है तो इधर चले आ जाएगा, यानी 20:16। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप 5/4 लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका उत्तर है 5। याद रखिएगा, कभी भी डे बराबर हो तो जितने महिलाएं और जितने पुरुष काम में लग रहे हैं उसका वैल्यू बराबर हो जाएगा कार्य क्षमता का। ठीक है, और यदि ये वैल्यू दिनों का वैल्यू ये मेरा सेम नहीं रहता, यदि अलग अलग रहता तो हम टोटल कार्य निकाल लेते, जैसे जैसे देख लेते हैं। एक ये तो आपका थोड़ा शॉर्ट फॉर्म हो गया, क्योंकि 15 15 को मैं डायरेक्ट यहाँ से
गायब कर दिया। ठीक है, तो जैसे 20 महिलाएं 15 दिन में, टोटल मेरा काम ये हो गया। इसी तरह 16 पुरुष कितना 15 दिन में, ये मेरा टोटल काम हो गया। तो दोनों को गुना कर देना है, यानी 300 वोमेन बराबर, तो 08 हो गया 240 वोमेन, यही होगा ना वोमेन। तो ये जीरो चला गया, सॉरी ये मेल, मेल है इधर, मेल है, तो यहाँ से भी मेल वोमेन का आपका निकल सकता है 30:24, तो 6 पंचे 30 624, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इस मेथड से भी आप अपना सकते हैं और यहाँ भी आप जा सकते हैं। इसके लिए बरसते आपको डे देखना होगा, डे यदि दिया गया हो अलग अलग तो आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, या डे सेम है तो आप सीधे मेल और फीमेल को इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि दो संख्याओं का योग 430 और उसका एचसीएफ जो दिया गया है वो 43, तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही होगा। ठीक है, आप चाहिए तो इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं, ये तो आप इसको प्रोसेस करके बना सकते हैं। ठीक है, तो दो संख्याओं का योग दिया गया है, तो दो संख्याओं का योग क्या मैं जान सकता हूँ 430 है, दो संख्याओं का योग 430 निकल के आ जाएगा। और साफ साफ बोला गया है कि इसका एचसीएफ जो है मेरे भाई वो 43। ठीक है, एचसीएफ 43 का मतलब ये है कि एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वही तो होता है कि छोटी से छोटी संख्या बड़ी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्ण तरह विभाजित कर दे। यदि एक्स वाई का एचसीएफ 43 है तो कहीं ना कहीं एक्स वाई में 43 इन्वॉल्व तो होगा ही, एचसीएफ पे तो दोनों संख्या कटेगा। तो क्या मैं यहाँ 43x अब प्लस 43y लिख सकता हूँ बराबर 430 के वैल्यू के बराबर, ये दोनों अभाज्य है। ठीक है, 43 को यहाँ से कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई आपका क्या निकल के आया 430, यानी हम बोल सकते हैं x और y का शॉर्ट फॉर्म में क्या आपका आ जाएगा 10, रेशियो जो योग आ जाएगा 10। तो x और y का योग 10 कब आएगा, जब 1 9 को जोड़ा जाए, 2 8 को जोड़ा जाए, 3 7 को जोड़ा जाए, 4 6 को जोड़ा जाए और 5 5 को जोड़ा। ठीक है, इसमें युग्म वही होगा मेरे दोस्त जिसका एचसीएफ 1 निकल के आ रहा हो। इस सब में जिसका एचसीएफ आपका 1 है, जिस ऑप्शन का आपका एचसीएफ 1 है वही युग्म हो सकता है। क्या एचसीएफ 1 है, जी हाँ ये हो सकता है। एचसीएफ 1 नहीं, ये पहले उड़ा दीजिए। क्या एचसीएफ 1 है, हाँ ये हो सकता है। एचसीएफ 1 है, नहीं इसको खत्म किया। एचसीएफ 1 है, नहीं इसको खत्म। या तो वैल्यू 1 9 के अनुपात 1 9 में हो सकता है, या तो 3 से 1 में हो सकता है। ठीक है, समझ गए आप। एचसीएफ मेरे पास मिनिमम वैल्यू कितना दिया गया है 43। देख लेते हैं क्या क्या संख्याएं हैं इसमें। 43 तो एक आएगा क्योंकि एचसीएफ है तो सबसे विभाजित होना चाहिए। ठीक है, इसको 9 से करेंगे, इतना आ जाएगा। ठीक है, 43 और 387, क्या दोनों का योग 430 के वैल्यू के बराबर है जो ऑप्शन में दिया गया है, तो 0 जी 430 के वैल्यू के बराबर। क्या इसका एचसीएफ ये है, अरे भाई क्या इसका एचसीएफ ये निकल के आएगा, नहीं ये नहीं। ठीक है, अगली की ओर चलते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा 43 और 387 है ना मेरे भाई। 43 और 387 दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं आपको कहीं ढूंढने से भी नहीं मिले, नहीं मिल रहा है ना, तो बचा ऑप्शन 1 3 7, यही हो सकता है। इसमें भी आपको एचसीएफ से गुना करना पड़ेगा, तो ये 9 हो जाएगा यानी 129 हो जाएगा, और 7 से करेंगे तो यानी ये 301 हो जाएगा। क्या 129 और 301 का योग 430 हो रहा है, जी हो रहा है। तो संख्या है आपका ये। समझ गए, अरे समझ गए। ठीक है, तो आपका ये संख्याएं हो जाए। ठीक है, यहाँ पे दो इस इस तरह क्वेश्चंस में इस तरह प्रश्न में दो आपका प्रश्न निकल के आता है भाषा से निकल के। यहाँ योग दिया गया है, कहीं कहीं यहाँ पे गुणनफल दिया जाएगा। तो गुणनफल जो दिया जाएगा तो आपको इसी रेशियो में करना है गुणनफल में। तो गुणनफल में यहाँ 43 आपको ये कॉमन हो जाएगा, और बाकी बात इसी तरह आप गुणनफल में निकालना पड़ेगा। यहाँ योग करके निकाले, वहाँ गुणनफल में निकालना पड़ेगा, समझ लिए। और ये सब में जिसका एचसीएफ 1 होगा वही आपका वैल्यू करेक्ट होगा। समझ गए, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चंस को आप लोग कर दीजिएगा तब लोग हम मान जाएंगे कि आपका तैयारी ठीक ठाक है। क्वेश्चन से बोला जा रहा है एक पानी के टैंकी घन के आकार की, ठीक है, जिसकी भुजा 2 मीटर है, इसमें 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के आकार का एक इनलेट लगा हुआ है, मतलब पानी उसमें जा रहा है। समझ गए, यदि पानी 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से बह रहा है तो टैंकी को भरने में लगभग कितना समय लगेगा।
मान लीजिए कि आपका टैंकी जो है मेरे भाई, वो टैंकी आपका घन के आकार का है, ठीक है। बहुत सारे टैंकी घन के आकार का बनाया जाता है, मान लेते हैं घन के आकार का टैंकी है, ठीक। इसकी एक भुजा 2 मीटर है, इसको 2 मीटर इसका भुजा है घन का। तो क्या ये टोटल घन का हमको आयतन निकल जाएगा यहाँ से? जी, टोटल घन का आयतन हो गया 8, क्योंकि जानते हैं एक क्यूब घन का आयतन होता है, तो टोटल 8 मीटर क्यूब आ गया। ठीक है, ये मेरा आयतन हो गया किसका, जिसमें पानी हमको भरना है, टोटल आयतन होगा इतना आयतन मेरा पानी जाएगा, ठीक। अब बोला जा रहा है इसमें 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के आकार का एक इनलेट लगा हुआ है, एक पाइप है वृत्त के आकार का, जो भी पाइप आप मान लीजिए ये पाइप है। इसका त्रिज्या आपके पास दिया गया है, ये त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, समझ गए। और इसका जो पानी जो इसमें जा रहा है वो गति 2 मीटर प्रति सेकंड से है, ठीक है, बह रहा है। तो टंकी के भरने में कितना समय लगेगा ये आपको बताना, समझ गए, टंकी के भरने में कितना समय लगेगा। तो क्या मैं मान सकता हूँ कि ये त्रिज्या जो मेरा दिया गया है 3.5, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए पहले क्या कीजिएगा आप, सबसे पहले आपको इसका आयतन निकालना होगा, कितना आयतन पानी जा रहा है, समझ गए। प्रति सेकंड बहने वाले आयतन क्या है, पानी, पानी प्रति सेकंड कितना आयतन जा रहा है, तब ना उससे हमको पता लग जाएगा इसको भरने में कितना मिनट लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम त्रिज्या का खेल देखते हैं। तो त्रिज्या सेंटीमीटर में है मेरे दोस्त, ठीक है, और घन ये मीटर में है। तो आपको, और ये जो स्पीड जा रहा है मीटर पर सेकंड में है, तो इसीलिए आपको इसको मीटर में चेंज करना होगा। तो मीटर में चेंज करने के लिए आपको बोले थे ये सी है, तो इसको हटा के यहाँ 3.5 गुना 10⁻²⁰ ये हो जाएगा। क्या मैं इसको बोल सकता हूँ 35/1000, ठीक है। ये आपका मीटर में आ जाएगा, ठीक है, ये आपका मीटर में आ जाएगा। क्या ये मेरा त्रिज्या निकल के आया, निकल के आया ना। तो हम ये देखते हैं इसका क्षेत्रफल कितना है, इसमें कितना पानी गुजर सकता है, इसका एरिया क्या है। तो एरिया जानते हैं, वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ 22/7 कर दीजिए। आर स्क्वायर का वैल्यू यानी 35/1000 मान लीजिए, और यहाँ भी 35/1000, ठीक है। तो इसको 7 से 5 बार में गायब कर देते हैं, 5 से ये 200 बार चले जाएगा, 2 से ये 11 बार में जाएगा, ये 100, ठीक है। ये 7 बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा। तो क्या मैं यहाँ से एरिया टोटल लिख सकता हूँ 77/20, और ये 1000, ठीक है। ये तो मेरे एरिया टोटल निकल गया, एरिया निकल गया। अब हमको पता करना है कि टोटल आयतन पानी का, इसमें टोटल कितना आयतन पानी आपका जो है टैंकी को भरने में, मतलब प्रति सेकंड बहने वाले पानी का आयतन क्या होगा। तो प्रति सेकंड कितना पानी जा रहा था, तो 2 जा रहा था ना प्रति सेकंड, तो कितना पानी जाएगा पर सेकंड में, तो 2 से इसको कन्वर्ट कीजिए, यानी आपका आ जाएगा 77/100, इतना। समझ गए आप लोग, इतना आ गया आप लोग के पास, ठीक है। ये प्रति सेकंड के दर से आया, प्रति सेकंड के दर से आया। टोटल आपके पास आयतन कितना दिया गया था, 8 को भरना है, पर भर रहा है इतना, इससे डिवाइड करेंगे, इतना भर रहा है ना ये आपका, ठीक है। तो ये आपका कितना समय आएगा, मान के चलो मेरे दोस्त, ये पर सेकंड इतना भर रहा है, मेरा भरना है टोटल 8 मीटर क्यों भरना है। तो यहाँ से पता चल जाएगा ये कितना सेकंड में भर जाएगा मेरा, समझ गए। यहाँ से आपको पता लग जाएगा कितना सेकंड में हम भर सकते हैं। लेकिन मेरा ऑप्शन जो है वो मिनट में दिया गया है, तो पहले मैं मिनट में देख लेता हूँ। तो मिनट में जाने के लिए आपको 60 से डिविजिबल करना होगा। इसको यदि आप 0 से 0 यहाँ से उड़ाते हैं, 2 से 3 चला गया, 2 से 4 चला गया, क्या मैं बोल सकता हूँ 4, तो ये हो जाएगा इतना बेटे, इतना। तो यदि आप इसको डिविजिबल करते हैं तो इसका जो उत्तर आ जाएगा, एक बार में ये पहले जाएगा, ठीक है, और ये जाएगा 6, 6 दूनी 12, नहीं 7, यानी लगभग 17 के करीब, आपका 17 मिनट के करीब, एक ही ऑप्शन है 17 मिनट के करीब आ जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका ग्रुप डी का क्वेश्चन। क्या लगता है कि जो आप एएलपी और टेक्नीशियन एग्जाम देके, मैथ का जो एग्जाम देके आए थे, क्या ये मैथ पूछा गया था उसमें, ये कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था इस तरह। ये लॉजिक लगता है ग्रुप डी में, इसीलिए आप लोग को बोल रहे हैं कि पहले से तैयारी जुट जाइए आपको। क्यों, क्योंकि आपको सामने में लाइव पता चल रहा है, ठीक है। ये आप नहीं कर सकते हैं 1 मिनट में, वहां नहीं, आप दिमाग लगाइएगा, आपका दिमाग काम नहीं करेगा वहां, क्योंकि यहाँ लगभग में आंसर दिया गया है आपका।
ठीक है, सब कुछ नहीं करना है हमको। इस प्रकार के क्वेश्चन में पहले, सबसे पहले जिसमें हमको भरना है, हमको उसका पहले आयतन ज्ञात कर लेना है कि टोटल आयतन कितना है, तब ना हमको पता चलेगा कि पर मिनट इतना दर से भर रहा है तो उतना भरने में कितना समय। ठीक है, तो यहाँ से हम पूरा ये पाइप का पहले हम एरिया निकाल लिए कि आखिर ये पाइप का एरिया कितना, कितना पानी इसमें जा रहा होगा। फिर इसका आयतन पर सेकंड, इसका आयतन निकाल लिए। ठीक है, कि प्रति सेकंड बहने वाले पानी का आयतन क्या होगा, तो आयतन यहाँ से आपका निकाल लिए, क्योंकि ये प्रति सेकंड जा रहा है तो इससे निकल गया, यानी हम बोल सकते हैं कि इतना पर सेकंड ये पानी भर रहा है, लेकिन टोटल भरना है हमको 8। तो इसमें विभाजित करेंगे, यानी ये आ जाएगा मेरा सेकंड में, इतना सेकंड में भरेगा, तो इसको साइड से यदि आप डिविजिबल कीजिएगा तो ये मिनट में आंसर आ जाएगा। तो ये इतना मिनट हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक्स वाई जेड का वैल्यू दिया गया है जो कि 11 है आप लोग के सामने, और पूछा जा रहा है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू भी दिया गया है, और एक्स वाई जेड इसका वैल्यू मान निकालना बहुत सिंपल है। आप इस फार्मूला पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या दिया गया है, 11, इसका स्क्वायर करेंगे तो 121 आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का वैल्यू हमको निकालना है, तो हम इसको सपोज डेट के लिए 1 मिनट के लिए x मान लेते हैं। ठीक है, प्लस 2 है तो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का वैल्यू दिया गया है कितना, 42 है, तो 42। ठीक है, तो 121 बराबर x प्लस, क्या मैं 84 लिख सकता हूँ यहाँ से ना, x ये इधर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस इसमें 84 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 37। यानी x का वैल्यू 37 आया। x किसको माने थे, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को माने थे, तो यानी इसका वैल्यू आपका 37 निकल के आ गया। करेक्ट आंसर नंबर सी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक न्यून कोण, एक न्यून कोण दिया गया है, एक न्यून कोण है। ठीक है, थीटा है, थीटा के लिए कुछ भी न्यून कोण है, थीटा मान लेते हैं। थीटा के लिए साइन थीटा को कॉट थीटा के पदों में व्यक्त करना है। साइन थीटा को कॉट थीटा के पदों में आपको व्यक्त करना है। समझ गए, क्या हो पाएगा ये? हम्म, चलिए करते हैं, आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं साइन थीटा। एक फार्मूला आपको, वो तो नॉर्मल सा फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये तो आप लोग जानते हैं। और एक हो जाता है कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये तो आप जानते हैं, जानते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ से यदि टेन थीटा है मेरे भाई, साइन थीटा अपन कॉस थीटा हो जाएगा भाई, साइन थीटा अपन कॉस थीटा। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, कॉट के पदों में हमको साइन के पदों में व्यक्त करना है, तो इसका मान लेके हमको चलना होगा। तो सबसे पहले कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यदि टेन टेन थीटा बराबर इतना है तो कॉट स्क्वायर थीटा, यानी इसका उल्टा हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्या आप बोल सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा जो आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो ये फार्मूला को आप 1 मिनट ध्यान से देखिए। क्या मैं इसको इधर लेके आ जाऊं तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा, आ जाएगा ना। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन माइनस वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा तो है ही। तो यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा यदि इसको आप करेंगे तो प्रमेय अथी करेंगे, तो 1 - यदि इसको आप कर देते हैं साइन थीटा से कैलकुलेशन करते हैं इसमें, तो आपका उत्तर क्या निकल के आएगा यहाँ, तो 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा ना, आ जाएगा ना। ठीक है, कॉट थीटा को यदि 1/साइन स्क्वायर थीटा के प्रेजेंट में लिखा जाए, तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप लोग, तो 1/साइन स्क्वायर थीटा, ये यदि बटा में है तो वो बटा हट जाएगा इसका, तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ आपका आ जाएगा 1/साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये उल्टा हो जाएगा ना इसका, हो जाएगा ना। तो कॉट स्क्वायर थीटा
और +1, ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा +1। एक बार फिर से लिख देता हूँ, कॉट स्क्वायर थीटा +1 आ जाएगा ना, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से आप साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 चला जाएगा तो इधर 1 चले आएगा, तो यहाँ से आप कॉट स्क्वायर थीटा +1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो बस साइन थीटा का मान आपसे इसी के प्रेजेंट में पूछा है, तो √1/, कॉट स्क्वायर थीटा +1। तो आप यहाँ से इसका देखिएगा तो 1 तो 1 ही हो जाएगा, 1 + कॉट कॉट स्क्वायर थीटा +1 आ जाएगा। तो साइन इसके प्रेजेंट में इसका वैल्यू ये निकल के आ रहा है √cos स्क्वायर थीटा +1, √cos स्क्वायर थीटा +1, √√, ये समझ गए। इसमें सिर्फ फार्मूला आपको जानना था, ये फार्मूला दोनों फार्मूला यूज होंगे, ठीक है। और इसके उसी प्रेजेंट में पूछ रहा है तो इसका वैल्यू हम लेके चले, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, यदि समझ में ना आए तो वीडियो एक बार पॉज करके देख लीजिएगा बैक करके, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दो व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु के 3 गुनी थी तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है। दो व्यक्ति की आयु का अंतर जो है, दो व्यक्ति की आयु का अंतर 30 साल है। या आप मान लिए बड़ा हम x को मान लिए, छोटा y को मान लिए, अंतर 30 साल है। यदि 5 वर्ष पहले बड़े भाई तो x मान लिए, छोटे को y मान लिए, छोटे भाई का 3 गुना था। क्या मैं बोल सकता हूँ कि यदि रेशियो में इसका 1 था, ये 3 गुना था, यदि 4 रहता तो ये 4 हो जाता, ठीक है। तो छोटे व्यक्ति की आयु, वर्तमान आयु क्या है आपको बताना, ठीक है। तो मैं एक बात बोलने जा रहा हूँ, क्या आज वर्तमान आयु किसी का अंतर यदि 30 वर्ष है तो क्या 5 साल पहले उसका 25 वर्ष अंतर होगा, नहीं ना। अंतर तो सेम होगा, चाहे वो 20 साल बाद अंतर हो या 10 साल बाद अंतर हो, अंतर तो सेम होगा। आज मान के चलिए दोनों का वर्तमान आयु 30 वर्ष का अंतर है, तो 5 साल पहले भी अंतर मेरा यही होगा ना। ऐसा थोड़ी है कि 5 साल पहले उस अंतर 25 हो जाएगा, ऐसा तो नहीं। दोनों को बढ़ेगा ये तो दोनों को साथ ही बढ़ेगा, यदि घटेगा तो दोनों का साथ ही घटेगा, समझ गए। तो बोला जा रहा है ये दोनों का अंतर 30 है। ये मेरा 5 वर्ष पहले का आयु दिया गया है, यानी कि 5 वर्ष पहले जो मेरा अंतर जो है, रेशियो का अंतर कितना है, 2 है। ये दोनों का आयु दिया गया है मेरे भाई, तो इसका अंतर 2 ही आएगा ना। इसका अंतर रेशियो में 2 आया, लेकिन अंतर है संख्यात्मक रूप से कितना, 30 का है। यानी 1 का वैल्यू यहाँ से हमको पता चल गया, 1 का वैल्यू पता चल गया। अब दुनिया में किसी का भी पूछ दे हम उसका बता सकते हैं। तो क्या पूछा जा रहा है, छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु कितना है, तो छोटे व्यक्ति का कितना है, कितना माने थे, छोटे व्यक्ति को 1 था ना, तो 1 का वैल्यू कितना आ गया, 15। तो ये मेरा ये जो रेशियो है ये 5 वर्ष पहले का, लेकिन इसमें वर्तमान यदि पूछ दे तो 5 साल इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि 20 ईयर्स जो है छोटे का आयु हो जाएगा 20 साल, समझ गए। छोटे का उम्र 20 साल होगा, ठीक है। अंतर सिर्फ पूछने के, इसको रेशियो में हम बिठा लिए, इसका अंतर रेशियो में हम देख लिए कितना होता है। अंतर कभी भी 19-20 नहीं होता है, चाहे वो 20 साल हो या 30 साल हो। अंतर जो आज है वही 5 साल पहले भी अंतर होगा, वो 10 साल बाद भी अंतर होगा। तो अंतर अंतर बराबर कर दिया, 1 का वैल्यू निकल गया, तो 1 का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ से मेरा 15 निकल के आया, लेकिन 5 साल पहले ये रेशियो था। तो अभी वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो वर्तमान मतलब आज का आयु, तो 5 साल जोड़ देंगे तो 20 साल आ जाएगा, समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दो व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये डाटा, ये जो है ना, ये डाटा को रिलेटेड ये क्वेश्चन जो है ना, ग्रुप डी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, ये डाटा के लिए। तो पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित आरेख 2012 और 16 तक विभिन्न वर्षों में एक संगठन के उत्पाद को दर्शाता है, आलेख का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें, ठीक है। 12 से 16 है, तो ये मेरा 12 से 16 है, ठीक है। 2015 से 2016 तक उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 2015 से 2016। तो 2015 में कितना था मेरा पहले उत्पादन, तो 2015 में यहाँ देख लेते हैं, ये मेरा 2015 रहा, 2015 में 12.6 था, 12.6 था, ठीक है। और 2016 में कितना बढ़ोतरी हो गया, 2016 क्या कहाँ है, 2016 ये हुआ 18.9 बढ़ोतरी। तो मैं जान सकता हूँ कितना बढ़ा,
यानी 3 और पॉइंट 6.3 बढ़ा। बढ़ा किस पे? 15 से बढ़ा 12.6 से। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से कर दीजिए आप, ये 2 बार में चले जाएगा, 2 से 50 बार में, यानी कि इसका वैल्यू 50% बढ़ा है, 50% बढ़ा है, 50% बढ़ा है। ठीक है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं 126 189 पूर्णम, कहीं ना कहीं 50% तो जाना होगा इसको। फिर 126 का 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 63, 63 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, यानी 50% इंक्रीज किया है। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पी और क्यू अकेले किसी कार्य को 9 दिन में और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्यू से शुरू करके एकांतर यानी अल्टरनेट जिसको बुलाता है, एक एक दिन छुड़ा के करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ये आपको बताना है। पी कितना दिन में कर रहा था? 9 दिन में। क्यू कितना दिन में कर रहा था? 12 दिन में। क्या मैं टोटल वर्क यहाँ जान सकता हूँ? टोटल वर्क कितना हो गया? तो टोटल वर्क, इसका एलसीएम ले लीजिए, टोटल वर्क मेरा निकल जाएगा। तो एलसीएम यदि 12 रखते हैं तो क्या 12 9 से विभाज्य हो रहा है? नहीं। दो गुना करते हैं 24, क्या 9 से हो रहा है? नहीं। 12 या 36, 9 चौक 36 हो रहा है, यानी 36 एलसीएम हो जाएगा। तो यानी एक दिन में ये कितना इकाई काम कर रहा है? तो 4 इकाई एक दिन में, ये आप जानते हैं। ये एक दिन में कितना इकाई? तो 12 या 36, यानी 3 इकाई काम कर रहा है। ठीक है, तो ये एक दिन में मिलकर कितना इकाई काम कर रहा है? तो बोल दीजिएगा 7 इकाई काम कर रहा है। एक दिन में दोनों मिलकर 7 इकाई काम कर रहा है, लेकिन टोटल मेरा काम कितना है? 36। ठीक है, क्या ये पूर्ण रूप से काम कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। तब तो ये हमको लगता है कि दोनों मिलकर 5 दिन करेगा। 7 × 5 = 35, 5 दिन काम कर गया, बचा शेष काम एक, ये मेरा शेष काम रहा। अब इसको करने के लिए जो शुरू करेगा वही आएगा, यानी शुरू क्यू से कर रहा है तो यानी क्यू करेगा। तो ये मेरा जो 5 दिन जो दोनों मिल के दिया, तो ये तो 5 को हम सिंगल के रूप में लिखे हैं, लेकिन दोनों मिल के जा रहा है, तो क्या हम बोल सकते हैं 10 दिन? इसका 5 दिन, उसका 5 दिन, यानी टोटल 10 दिन। 10 दिन का काम हुआ। यदि अलग अलग करता है मेरे भाई तो 10 दिन तो जाता ना, 10 दिन। लेकिन शेष मेरे काम बच गया कितना? एक। अब आएगा क्यू भाई साहब कि मेरा काम बचा है, अब हम करेंगे, लेकिन क्यू कितना करेगा एक दिन में? 3, लेकिन बचा ही है एक। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 1/3 दिन में करके निकल जाएंगे, यानी 10 दिन इधर किया और 1/3 दिन में, मतलब एक दिन का 1/3 भाग करके ये निकल जाएगा, यानी 10, बोल सकते हैं 10 पूर्णांक 1/3। यानी इसका क्या उत्तर आ जाएगा? 31/3। 31/3 कहाँ है? यही है उत्तर, ये आपका उत्तर आ जाएगा। समझ गए? कुछ नहीं किया हमने, माना एक दिन में ये, एक दिन में इतना काम कर रहा है, 7 इकाई काम कर रहा है एक दिन में दोनों मिलकर। तो टोटल मेरे पास 36 वर्क था, तो क्या पूर्ण रूप से कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। यानी कि ये इतना तो है कि 5 दिन तो 7 करेगा, यानी 35 जा रहा, शेष काम मेरा एक बचा, यानी 5 दिन किया, 2 को मिल के किया था, यानी हम बोल सकते हैं टोटल डे जो लगेगा मेरा 10 दिन लगेगा। अब इतना काम किया है, यहाँ पे क्यू एंट्री मारेगा क्योंकि पहला काम कर रहा है, लेकिन ये काम कर रहा है 3, काम बचा है एक, तो एक ही तिहाई तो करेगा, 1/3 दिन में करके निकल जाएगा। तो 1/3 इसमें ऐड कर देंगे, यानी टोटल काम करने में इतना दिन लगा। समझ गए? ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। त्रिभुज एबीसी में यदि ए कोण, कोण ए 40 डिग्री, कोण बी 70 डिग्री है, तो कोण ए का बाहरीय कोण ज्ञात कीजिए। बाहरीय कोण क्या होता है? सबसे पहले एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ठीक है, कोण ए 40 डिग्री दिया गया है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। कोण बी का कोण कितना है? 70 डिग्री। तो हम जानते हैं त्रिभुज ए बी सी का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, त्रिभुज कोण ए और बी प्लस दिया गया कितना? 110। क्या मैं यहाँ कोण सी का वैल्यू निकल जाएगा 70, तो ये मेरा 70 निकल गया। ठीक है, 7 7 14, 140 40 80। ठीक। अब क्या पूछा जा रहा है? ए का बाहरीय कोण क्या होगा? तो ए के लिए बाहरीय कोण क्या होगा? ए के लिए बाहरीय कोण यही तो होगा जो त्रिभुज के बाहर में है। त्रिभुज के जो बाहर में है यही तो बाहरीय कोण होता है ना, त्रिभुज के जो बाहर में। तो ये 40 हो गया। तो हम जानते हैं कि यदि एक सीधी रेखा जो है इसमें जो कोण निर्मित होता है मेरे भाई, ये 180 डिग्री होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो कोण निर्मित होगा ये 180 डिग्री होगा, यानी अंदर की भी जो कोण निर्मित होगा ये भी 180 डिग्री होगा। यानी 180 डिग्री में 40 का तो वैल्यू दिया गया। क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों मिला के ये कोण, इसको वाई, इसको जेड मान लेते हैं। क्या मैं बोल सकता हूँ कोण वाई या प्लस कोण जेड जो हो जाएगा ये मिलकर 140 डिग्री का निर्माण करेंगे। तो यही तो आप उसके लिए बाहरी कोण है, बाहरी कोण तो यही है, तो 140 डिग्री हो जाएगा। समझ गए?
हम जानते हैं एक सीधी रेखा में 180 डिग्री का निर्माण करता है ना, तो 180 डिग्री ये हो गया, तीनों मिला के 180 डिग्री होगा, लेकिन एक का दिया गया है 40, तो 180 में 40 माइनस कर देंगे तो ये दोनों वैल्यू निकल जाएगा, यही इसके दोनों एक के लिए बाहरी के कौन है। समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न के, बहुत इजी प्रश्न थे। जॉन एक लैपटॉप अंकित मूल्य के 20% सॉरी 25% डिस्काउंट पे खरीदता है, ठीक है। यदि उसने लैपटॉप के लिए इतना भुगतान किया है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, अंकित मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य का कहीं बात नहीं हो रहा है, तो अंकित मूल्य हम यहाँ अंकित मूल्य नहीं चाहते तो आप 100 मान सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, हमको अंकित मूल्य पता नहीं था, हम ऐसे ब्रैकेट लिख दिए, ठीक है। बोला जा रहा है इसमें 25% डिस्काउंट दे रहा है, 25% डिस्काउंट दे रहा है, जो ये डिस्काउंट देने के बाद जो मूल्य निकल के आ रहा है मेरे भाई 28,473 निकल के आ रहा है डिस्काउंट देने के बाद। यदि डिस्काउंट नहीं देते तब तो इसका अंकित मूल्य रहता। तो अंकित मूल्य क्या है यही आपको बताना। तो जैसे अंकित मूल्य को सपोज डेट के लिए 100% मान लिया है, ठीक है। यदि अंकित मूल्य को 100% माने तो इसमें 25% तो आप डिस्काउंट दे ही दिए ना, तो कितना बचा 75%। तो 75% जो बचा इसी का तो वैल्यू रहा आपके पास, इतना रहा ना 28,473। 75% का तो वैल्यू, 25% आप डिस्काउंट दे दिए। यदि 100% हम माने हैं अंकित मूल्य को, 25% आप डिस्काउंट ऑलरेडी दे चुके हैं। आपके पास 75 ये जो वैल्यू आया तो 25% डिस्काउंट देने के बाद आया, यानी हम बोल सकते हैं कि ये 75% का वैल्यू है। तो 75% का वैल्यू है, क्या खोज रहा है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य को हम जानते हैं 100% माने हैं, तो 100% का वैल्यू निकालना है आपको। तो ये 25 या 75, 25 हो के 100 चला जाएगा, ये 3 से इसको उड़ा दीजिए, 3 9 27 चला जाएगा, ठीक है। एक 5 बार में तो नहीं जाएगा, ये 12,000 3 9 27 एक हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं 94 91 गुना 4, इकाई डिजिट पे 4 आएगा, 4 2 इकाई डिजिट पे है, ये दोनों तो उत्तर हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। ऐसा अप्रोच लगाना है आपको मेरे भाई, ऐसा अप्रोच लगाना है। गुना करके ऑप्शन में एक बार देखना है, बाकी बात गुना करते बैठ गए ग्रुप डी है, याद रखिएगा। लोको पहले टेक्नीशियन नहीं है, ठीक है। तो इसको करते हैं तो ये 4 आ गया, 9 चौक 36, यानी सेकंड डिजिट पे तो 6 आएगा, 6 इसमें नहीं है, बाकी बात एक ही ऑप्शन है, क्यों गुना करने जाए हम। ऐसा मेथड आपको हर एक प्रश्न में लगाना होगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में लगाना होगा आपको ऐसा मेथड, जो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए, क्योंकि इसका साइंस भी जो आता है ना ग्रुप डी का साइंस, हाई लेवल का साइंस आता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5 मीटर 35 सेंटीमीटर, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर, 4 मीटर 90 सेंटीमीटर, ठीक है। लंबाई के ठीक से मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाली सबसे बड़ी संभव इकाई का मतलब सिंपल है, इसका एचसीएफ निकालना है मेरे दोस्त। एचसीएफ वही तो होता है सबसे छोटी संख्या जो भर के माप दे, सब पूर्ण रूप से माप आ जाएगा। तो इसको आप सेंटीमीटर में आंसर है, सेंटीमीटर में आंसर है, तो सबसे पहले इसको सेंटीमीटर में क्या इसको बोल सकते हैं, 5 मीटर को 500 मीटर हो जाएगा, यानी ये इतना सेंटीमीटर हो जाएगा 525, ये 735 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 490 सेंटीमीटर, ठीक है। बस इसका एचसीएफ निकालना था। एचसीएफ क्या होता है, छोटी बड़ी छोटी से छोटी वो संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह विभाजित करते, ठीक है। यहाँ से आपका एचसीएफ नहीं निकल रहा है तो आप ऑप्शन से पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ सबसे पहले ऑप्शन में आपको बड़ी संख्या ढूंढना होगा, क्योंकि जैसे मान के चलिए 4 6 सॉरी 4 और 4 है, 8 है और 24 है, तो इसका एचसीएफ 4 होगा। यदि छोटी संख्या को पकड़े, ये 2 से भी सब विभाज्य हो रहा है, इसका मतलब 2 हो जाएगा नहीं। तो ये जो बड़ी वाली संख्या है जो अधिकतर मैक्सिमम को इसको विभाजित करते तो वो उसका हो जाएगा, यानी मिनिमम अंक से ही मिनिमम अंक हो सकता है या इससे नीचे हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले 55 पकड़ते हैं, क्या 55 से विभाजित हो रहा है, नहीं, ये उत्तर नहीं हो सकता। 45 पकड़ते हैं, 45 से हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये नहीं। 35 से पकड़ते हैं, उससे नीचे 35 हो रहा है, तो 35 ये हो रहा है, तो 70 ये हो रहा है, 35 ये भी हो रहा है, यानी 35 आपका उत्तर आ जाएगा। समझ गए, यानी एचसीएफ जो इसका होगा 35 लंबाई होगा। समझ गए। ऑप्शन में भाग देने नहीं बैठ जाइएगा मेरे भाई, तो आपका समझ गया ना क्या स्थिति होने वाला है। भाग नहीं देना, कॉमन सेंस यूज करना, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए 8.25 प्रति वर्ष की दर से 2000 पर साधारण ब्याज क्या होगा आपको बताना है।
सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है, तो 7 फरवरी 2022 से और 20 अप्रैल 2021 से सबसे पहले रेट देख लेते हैं। रेट तो आपके पास दिया गया है, रेट कितना है, तो रेट 8.25% है। ठीक है, 8.25% है रेट। रेट समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसका टाइम। टाइम क्या है, तो 7 फरवरी 2022 से स्टार्ट हो रहा है, 20 अप्रैल तक जा रहा है। फरवरी में कितना दिन हुआ, अरे फरवरी में तो बता ही सकते हैं ना, फरवरी में टोटल कितना दिन हुआ इसका, तो आप बोल सकते हैं फरवरी में 22 दिन होगा, क्योंकि 7 भी ऐड करना, फरवरी 28 होता है, समझ गए। 21 और एक 22 भी ऐड होगा, 7 तारीख जो है वो भी ऐड होगा। ठीक है, 22 हो गया फरवरी, एक महीना चला आया मार्च, मार्च चले आया, अप्रैल 20 दिन का, तो 20 दिन आ जाएगा। तो क्या हम बोल सकते हैं यहाँ से टोटल मेरा कितना निकल के आ गया, सॉरी 31वां महीना लगता है ना मार्च मेरे भाई, 31वां महीना लगता है मार्च, ये मार्च का है, ये मार्च है, ये फरवरी है, मार्च, ये अप्रैल है, 20 दिन तक है, अप्रैल 20 दिन तक। ठीक है, टोटल कितना निकल के आ गया मेरा, 3 2 5 2 7 यानी 73 दिन। क्या मेरा वार्षिक है जी, प्रति वर्ष है, तो इसको वार्षिक में बदलने के लिए 365 से भाग देना पड़ेगा। क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये टाइम 5 से चले जाएगा, इतना ईयर्स आ गया। ठीक है, तो रेट आपका 8.25 ईयर्स, आपका 1.5 ईयर्स आ गया। बस आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए करते हैं ना, सिंपल इंटरेस्ट आपको कैसे निकालते हैं, रेट और टाइम का गुणनफल भी तो होता है। तो रेट कितना है, 825 है ना, ये दशमलव उड़ेगा, डबल जीरो, 1/5, यही तो हो जाएगा इसका उत्तर। 3 से 3 चला गया आपका। ठीक है, 2 से आपका 5 चले जाएगा, 5 से इसको खत्म कीजिए, यानी 33 आपका जो होगा वो सिंपल इंटरेस्ट जो हो जाएगा रुपया में, वो 33 हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट ये 33 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। या आप डायरेक्ट इसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट पे हम निकालते थे, 8.25 था, इसको गुना डायरेक्ट रेट से कर देते हैं आप, 1/5 रेट था, तो ये 100 हो जाता है, तो इसको घटाकर डायरेक्ट आप 2000 से गुना कर सकते थे। ठीक है, या तो इस तरह कर सकते थे या उस तरह कर सकते थे। यहाँ से मेरा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया, सिंपल इंटरेस्ट ये दोनों निकल के आया, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट को मूलधन में गुणा कर देना है, बाकी बाद आपका CI निकल के आ जाएगा। ठीक है, सॉरी SI निकल के आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 6 18 39 एंड एक्स। ठीक है, 6 18 39 एंड एक्स समानुपात है, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, समानुपात है मतलब 6/18, ये वैल्यू 39/x के बराबर होना चाहिए, यही तो समानुपाती का नियम है। ठीक है, तो क्या मैं कॉर्नर कॉर्नर को गुना करता हूँ, 6x बराबर 18 गुना 39 हो जाएगा यहाँ, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 से जाएगा 3 बार में, यानी x का वैल्यू 117 निकल के आया, 117 आपका उत्तर। समझ गए। ठीक है, समानुपाती पूछ रहा है तो उसको कुछ नहीं करना, समानुपात में दोनों को बराबर कर देना। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये दिया गया है प्रश्न, आपको सॉल्व करना है, और हाँ इसका बेसिक रूल पता रहना चाहिए आपको। सबसे पहले ब्रैकेट का काम क्रिया करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका आपका काम क्रिया हो जाएगा, इसका इसका काम क्रिया कर लेते हैं पहले, तो कितना हो जाएगा इसमें, सबसे पहले इसका करते हैं हम, लिख लेते हैं स्टार्टिंग से 0.6 प्लस ब्रैकेट शुरू है, 0.81 है, तो इसको रूट अंडर में क्या लिख सकते हैं, यानी 0. मेरे भाई 81 है, तो इसका दशमलव उड़ाएंगे, इतना तो होगा ना, इसका रूट अंडर करेंगे तो 9/10 तो आएगा ना, 9 9 क्या से 10 10 100, यानी हम बोल सकते हैं ये 0.9 आ जाएगा। माइनस है, फिर से ब्रैकेट शुरू है, तो इसको उसी तरह क्या लिख सकते हैं, 12 का स्क्वायर है, कुछ नहीं करना, 12 का स्क्वायर है, तो सबसे पहले 12 लिख देना है। क्या गो शून्य है, 1 2 3 4 शून्य है, यदि ब्रैकेट के अंदर 4 शून्य है तो ब्रैकेट हटने के बाद 2 शून्य आ जाएगा। ठीक है, क्या मैं डायरेक्ट इसको यहाँ से 2 शून्य आएगा तो 0.12 लिख ही सकते हैं। ठीक है, प्लस इसमें 0.4 में आपको 0.5 से आप डिवाइड कीजिएगा, कितने आएगा, 0.8, यही तो आएगा, 5 8 40, 0.8, तो सबसे पहले इसका योग करना 0.8 का, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.6, एक बार फिर से लिख लेते हैं हम,
0.9 और माइनस इसको यदि हम करते हैं तो क्या आ जाएगा मेरे पास निकल के 0.92। यही तो होगा ना। तो यदि हम इसमें माइनस करें तो कितना आ जाएगा मेरे पास वैल्यू। तो 0.92 में 0.9 आपका जा रहा है तो 20 यही तो आएगा, ये तो माइनस में आएगा क्योंकि छोटी से बड़ी संख्या जा रहा है, तो -0.02 और +0.6, प्लस माइनस माइनस आपको कर देना है। 0 पॉइंट आप इसमें यदि घटाइएगा तो 8 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 10 मतलब 0.58 आ जाएगा आपका उत्तर। समझ गए। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट बंद है उसका काम क्रिया आपको करना है। जैसे ये ब्रैकेट बंद है, ये वाला छोटी ब्रैकेट, सबसे पहले इसका काम क्रिया कर लेना है, तब फिर आपको ये ब्रैकेट तक जाना है, फिर आपका जोड़ घटा जो भी करना है आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित वृत्त आरेख एक वैज्ञानिक कैलकुलेटर के निर्माण के लिए किए गए व्यय के प्रतिशत दर्शाता है। ठीक है, प्रतिशत दर्शाता है। वृत्त आरेख का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट लेबर आ गया, ये आपका ट्रांसमिशन का आ गया, मैन्युफैक्चरिंग का आ गया, डायरेक्ट का आ गया, इसका आ गया। ठीक है, यदि 500 उत्पादन निर्मित किए जाते हैं, उन पर 44% श्रम लागत 1 लाख है, तो उत्पादन का विक्रय मूल्य क्या होनी चाहिए ताकि निर्माता को 44% लाभ हो सके। ठीक है, लाभ हो सके तो कितना रुपया, देखिए 500 उत्पादन निर्मित किए जाते हैं, 500 उत्पादन निर्माण किया जाता है, उस पर प्रत्यक्ष लागत जो आता है आपका मेरे भाई 1 लाख रुपया आ रहा है, तो उत्पादन का विक्रय मूल्य क्या हो। ठीक है, टोटल प्रत्यक्ष उत्पादन का कितना लग रहा है, 1 लाख रुपया लग रहा है, 1 लाख रुपया लग रहा है, 1 लाख रुपया लग रहा है। ठीक है, 1 लाख रुपया लग रहा है ना। ठीक, ये टोटल मेरा वैल्यू निकल के आया 100% का। अरे मेरा टोटल लागत में 1 लाख है मेरा भाई, टोटल इसको लागत यदि परसेंटेज में है तो इसको 100% तो आप मानिएगा, तो इसका 24 कितना हो जाएगा, 24%। यहाँ तो डायरेक्ट जो लेबर इसमें लगेगा तो वो तो 24% ही लगेगा ना, तो इसका 24%, 24 से भाग देना है तो कितना, यदि 100% इतना है तो 24 में कितना हो जाएगा। ठीक है, ये 24% है तो 100 में कितना हो जाएगा। तो यदि आप इससे डिवाइड करते हैं, बट्टे में देना होगा क्योंकि परसेंटेज है, यदि आप इससे डिवाइड कीजिएगा तो आपका क्या उत्तर निकल के आएगा। 24% है ना, तो मैं एक सपोज डेट करता हूँ, इसको 25% मान लेता हूँ, 25%, तो 25% लगभग में उत्तर आएगा ना, लगभग में तो आएगा ना, लगभग मान लेता हूँ। 25 चौके 100, यानी क्या मैं बोल सकता हूँ इतना आ जाएगा, 4 लाख करीब आ जाएगा इतना। अब इतना श्रमिक के लिए, इतना रुपये के लिए कितना आदमी को खटाना पड़ रहा है, 500 उत्पाद में कितना निर्मित किया जा रहा है, 500 उत्पाद, यदि 500 हम डिवाइड कर दे तो एक का निर्मित मेरे पास आ जाएगा, एक का निर्मित लागत क्या है, तो ये जीरो चला गया, 5 × 8 = 40, यानी बोल सकते हैं 800, लगभग में 800, एक निर्मित का लागत 800 रुपया है लगभग में। अब बोल रहा है कि इसको कितने पे बेचा जाएगा, 44% लाभ, तो डायरेक्ट आप निकाल लीजिए ना, 44% लाभ हो तो 44% लाभ कमाने के लिए इसका 44% कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 2, 5, 8, 3, 11, यानी कि 1152 के तो ऊपर ही जाएगा, 11 से 52, क्योंकि यहाँ हमने 25 माना था, यहाँ 24 था, क्योंकि भाग डायरेक्ट कट जाए इसीलिए ज़्यादा कैलकुलेशन लंबा ना हो। ठीक है, 1152 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यानी 1152 से थोड़ा ऊपर आपका 1200 है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यदि इस तरह प्रश्न आए कि आपको यदि ऐसा लगे कि हमको कैलकुलेशन देने में दशमलव में आ रहा है या लंबे थी में हल में जा रहे हैं, तो आप डायरेक्ट लगभग में आप मान सकते हैं, जैसे 24% था हम 25% मान लीजिए। ठीक है, तो गलत तो नहीं कर दिए। यदि वहाँ वैल्यू हम बढ़ा के लिखे हैं तो उत्तर तो वैल्यू थोड़ा कम आएगा। ठीक है, तो उसी अनुसार हमने कर दिया, क्योंकि अप्रोक्स में उत्तर है 1000, 1200, 1500, 600, अंतर काफी ज्यादा। समझ गए। ठीक है, 1 लाख श्रम उत्पादक था, 500 उत्पाद करते थे, उसके लिए 1 लाख देना पड़ता था, इसका 24% था।
ठीक है। डायरेक्ट लेबर 24% जा रहा था, तो इसका 24% जो करेंगे तो इसका टोटल इसमें इतना निकल के आ गया 4 लाख रुपया। यदि 25% डायरेक्ट मानते हैं तो 4 लाख रुपया निकल के आ गया। 4 लाख रुपया टोटल निर्माता का हुआ, तो 500 का निर्माता, तब एक का निकल जाएगा मेरा 500 निर्माता का, तो टोटल 4 लाख रुपया हुआ। तो एक निर्माता का निकल जाएगा 800 रुपया। जब एक निर्माता का 800 रुपया मेरा निकल गया, लागत मूल्य 800 रुपया निकल गया, 44% प्रॉफिट में बेचेंगे, यानी 1152 में हमको बेचना पड़ेगा, तब तो 44% लाभ होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गौरव की दो तरफा यात्रा के दौरान औसत गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। औसत गति दिया गया है आपका आपका एवरेज स्पीड। ठीक है, यदि वो जाते समय इसका चाल इतना हो, जाते समय इसका 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो, तो वापसी करते समय इसका चाल क्या होगा। तो हम जानते हैं कि कोई भी दो दूरी है, यदि ये इधर से जा रहा हो, ये इधर से आ रहा हो, तो इसका औसत दूरी जो हो जाएगा, औसत दूरी 2ab अपॉन a प्लस b हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ये इसको एक्स वाई भी मान सकते हैं, प्लस एक्स वाई। तो यहाँ से लिखना औसत चाल कितना दिया गया है आपके पास, 15 दिया गया है, 15 बराबर 2 ए का मान कितना दिया गया है, 20 लिख लेते हैं। बी का वैल्यू हमको निकालना है, क्योंकि जाते समय हमको पता नहीं है। ठीक है, और इसको ऐड करना नीचे ए प्लस बी को, यानी 20 को और बी को। ठीक है, तो यहाँ से मेरा बी का वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ 40 भी हम लिख सकते हैं, 40 भी बराबर 15 बी प्लस 300। ठीक है, तो ये 40 इधर जाएगा, तो क्या मैं 25 भी इसको लिख सकता हूँ, बराबर 300। ये बी बराबर 25 छके 150, यानी 25 12, हाँ 25 छके 150 हो रहा है, तो 150 से दोगुना है, तो 6 से भी दोगुना हो जाएगा, 12 हो जाएगा उत्तर। 12 किलोमीटर पर घंटा की दर से इसको आना पड़ेगा। समझ गए। आप इस उत्तर में भी जा सकते हैं, या तो एक इसका ये होता है कि टोटल चली गई दूरी बेटे कुल समय, टोटल दूरी इसमें कितना चला है, टोटल दूरी को करना है, टोटल समय को लगाना है। समझ गए, उससे बेटर है आप ये इसको यूज कीजिएगा, तो आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, दो समान दूरी यदि ये जाएगा, दो समान दूरी यदि जाएगा, तो ये मेथड लगाना, यदि समान दूरी तय कर रहा हो। तो इसमें दूरी का कोई चर्चा दिया गया नहीं है, तो हम समान दूरी मान लेंगे। ठीक है, यदि असमान दूरी रहता, तो औसत चाल जो होता है, यदि असमान दूरी रहता, एक बात याद रखिए, यदि असमान दूरी रहता, तो इसका औसत चाल जो हो जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय। समझ गए, इसका ये होता है, यदि असमान चाल, यदि समान चाल है तो आप इस फॉर्मूला पे जा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न। लास्ट से दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्या हो पाएगा ये, ग्रुप डी का क्वेश्चन है मेरे भाई। क्या लग रहा है, एलपी का, हाँ चलिए क्वेश्चंस को कीजिएगा। इसमें आपको बताना है कि किसमें से एक द्विघात समीकरण है। आपको बताना है इनमें से कौन सा एक ऐसा है मेरे भाई कि द्विघात समीकरण है। एक द्विघात समीकरण क्या होता है, हम आपसे पूछ रहे हैं, एक द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण क्या होता है। तो द्विघात समीकरण यही तो होगा ना, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण इसी के रूप में तो लिखा जाता है, यानी कि ए का वैल्यू जो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यही तो द्विघात समीकरण है। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए पे चलते हैं, ऑप्शन से ही करना होगा, इसमें कोई आपका उपाय नहीं है। यदि हम एक पे चलते हैं, तो क्या यहाँ कहीं भी एक्स स्क्वायर का कहीं भी जिक्र हो रहा है, कहीं भी इसमें एक्स स्क्वायर का जिक्र नहीं हो रहा है, तो यानी ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। ठीक है, ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर का जिक्र नहीं है। द्विघात समीकरण को इस रूप में लिखा जाता है मेरे भाई। ठीक है, एक्स स्क्वायर नहीं है, यानी ये द्विघात समीकरण नहीं। बी की ओर चलते हैं, तो बी की ओर चलते हैं, तो इसमें एक्स स्क्वायर तो आ जाएगा, 4x स्क्वायर, हाँ ये हो सकता है, द्विघात समीकरण ये हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है। सी नंबर पे चलते हैं, तो क्या सी नंबर पे द्विघात समीकरण है, नहीं ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें ए क्यू आ रहा है, रूट अंडर में आ रहा है, इसमें ऐसा कोई चर्चा नहीं है द्विघात समीकरण में। ठीक है, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। ये हो सकता है, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। तो ऑप्शन कौन बचा आपका, बी नंबर इज डायरेक्ट आंसर। यही मेरा द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण को हम इस रूप में लिखते हैं। कोई भी द्विघात समीकरण होगा तो इस रूप में पाया जाएगा। इसको आप यदि ऐड कीजिएगा, जैसे एक्स माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5 प्लस रूट 3x प्लस 8 इक्वल टू 0।
ये हो गया, हुआ ना, एक्स प्लस 4 स्क्वायर √3 + 8 0। यदि आप इसको 8 कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा। जैसे -4x² है ना, 4x² प्लस, यदि हम इसको 1 + √3 ले लें और प्लस 8×5 = 13, 30, ये द्विघात समीकरण है। जैसे देखिए सेम वैल्यू निकल के आ रही है ना, ये मेरा द्विघात समीकरण है। समझ गए? ये आपका द्विघात समीकरण, बी नंबर जो ऑप्शन है ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसका इसका ये वैल्यू इस वैल्यू पे खड़े उतर रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये था आपका एक क्वेश्चन से रिपीट हुआ था मेरे दोस्त, इसीलिए 24 क्वेश्चन। ये आपका एचडब्ल्यू का क्वेश्चन है। ये मतलब ये क्वेश्चन जो है आपका ये रीजनिंग का है, और ये क्लॉक का है। क्लॉक का है तो आपको ये बताना है कि 8:45 बजे घड़ी के दोनों सुइयां, घंटे और मिनट की सुई, इसका कितना कोण का निर्माण करेंगे। जैसे 8:45 है तो ये कोण कितना आएगा, ये कोण आपको बताना है। ठीक है, तो ये आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप उत्तर करके जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक था मेरे भाई। 17 अगस्त जो फर्स्ट शिफ्ट का हुआ है, 17 अगस्त में फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम, टोटल जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे, टोटल मैथ के क्वेश्चन हम करा दिए गए हैं, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। हम टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ डाल दे रहे हैं, और क्लास का लिंक भी वहाँ अपडेट हो जा रहा है। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए डायरेक्ट आप टेलीग्राम चैनल पे सर्च कर सकते हैं, या तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, वहाँ से डायरेक्ट आप जा सकते हैं। ठीक है, सेशन पसंद आ गया हो तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, और जो न्यू बच्चे ग्रुप डी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, कि हो सके तैयारी में किस तरह पैटर्न, टीसीएस का पैटर्न किस तरह आता है, लोको पायलट, एएलपी टेक्नीशियन, ये सबसे कहीं अपग्रेड में आता है इसका। चाहे वो मैथ का बात करे, ग्रुप डी मैथ का बात करे, या इसका रीजनिंग का बात करे, या साइंस का बात कर ले, या इसका जीके का बात कर ले, सबका एक लेवल आता है मेरे भाई। और पिछले बार भी कटअप, पिछला पिछला जो सीट था वो 1 लाख वैकेंसी था, पिछला 1 लाख सीट था। ठीक है, जिसमें उसमें भी कट ऑफ आपका 73-74 देखने मिला था मुख्य बोर्ड के अनुसार। मुख्य बोर्ड जैसे कोलकाता हो गया, कोलकाता हो गया, मालदा हो गया। तो इसीलिए इसका कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है। नंबर उठाने के लिए आपके पास बस एक ही ऑप्शन है कि आप लोग मैथ और रीजनिंग और साइंस को खा जाइए। समझ गए? और मैथ को रटिए मत, मैथ को रटना बंद कीजिए। रटिएगा तो आपका एएलपी निकल सकता है, टेक्नीशियन निकल सकता है, लेकिन ग्रुप डी आप नहीं निकाल सकते मैथ रट के। समझ गए? क्योंकि इसमें टाइम टेकन का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है मेरे भाई। इसीलिए आप लोग चैनल से जुड़िए, और डेली पीवाईक्यू क्वेश्चंस आज स्टार्ट है 17 अगस्त से। आपको एक पीवाईक्यू क्वेश्चंस करवा दिए गए हैं क्लियर। अब अगले जो सेशन आएगा वो 17 अगस्त, ये सेकंड शिफ्ट है, तो सेकंड शिफ्ट का टोटल मैथ पीवाईक्यू कल लेके आप लोग के सामने आ रहा है। ठीक है, इसीलिए आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, और मैथ मैजिक क्लासेस को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब अभी तक कर लीजिए। और भी पीवाईक्यू क्वेश्चन से जो भी रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम हो उसमें आप जा सकते हैं। ठीक है, और यदि कोई भी स्टूडेंट ऐसा पूछ रहे हैं कि मतलब ये ग्रुप डी का है, ग्रुप डी का है तो ग्रुप डी वाला ही देख सकता है, तो बिल्कुल आप गलत है। यदि आप ग्रुप डी मैथ को आप कंप्लीट कर लेते हैं मेरे भाई, तो आपके सामने चाहे वो एएलपी आगे हो, या टेक का आगे हो, या पैरामेडिकल हो, या कोई भी कैटेगरी का हो, आप वहां से इसमें दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ग्रुप डी का मैथ थोड़ा सा लेवल में आता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।